हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग की बिहार में जूनियर अकाउंट क्लर्क की वैकेंसी आई थी, उसके प्रैक्टिस सेट चल रहे थे। तो उसके प्रैक्टिस सेट 9 का फर्स्ट पार्ट हम लोग सॉल्व कर चुके थे। आज के दिन इसका सेकंड पार्ट हम लोग सॉल्व करेंगे और इसकी पूरी प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, देख लीजिएगा। काफी अच्छे क्वेश्चन है। आज की वीडियो में और भी हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी तरह के सॉल्व करेंगे। तो आई वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। इसमें हु रिकमेंडेड परफॉर्मेंस बस्टिंग इन इंडिया। भारत में निष्पादन बस्टिंग की अनुशंसा किसने की थी। निष्पादन बस्टिंग का क्या मतलब होता है कि जो परफॉर्मेंस होती है वो परफॉर्मेंस किस तरह की है, कैसी है। परफॉर्मेंस से यहाँ पर मतलब ये है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो काम किया जा रहा होता है तो उनका काम किस तरह का है, कैसे काम कर रहे हैं, किस तरह का वायलेंसेस तो नहीं आ रहे हैं, वो सारी चीजें आप उन्होंने किस तरह परफॉर्म किया है, उसकी पूरी जो बस्टिंग तैयार की जाती है उसे परफॉर्मेंस बस्टिंग कहते हैं। तो उसको रिकमेंड किसने किया था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, प्रशासन सुधार आयोग ने, जनरल पर्पसेस कमेटी, सामान्य प्रयोजन समिति ने, पार्लियामेंट्री कमेटी, संसदीय समिति ने, या फिर फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग ने। तो भारत में अगर इंडिया में हम बात करें कि किसने रिकमेंड किया था तो प्रशासनिक सुधार आयोग ने, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ने कहा था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेथड ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज यूज्ड इन हॉस्पिटल्स। अस्पतालों में लागत लेखांकन की कौन सी विधि प्रयुक्त होती है। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, परिचालन लेखांकन, यूनिट कॉस्टिंग, इकाई लेखांकन, जॉब कॉस्टिंग, उपकार्य लेखांकन, बैच कॉस्टिंग, समूह लेखांकन। तो जो हॉस्पिटल्स होते हैं वहां पर कौन सा मेथड यूज होता है कॉस्ट अकाउंटिंग का। तो जो लागत लेखांकन होता है हॉस्पिटल में, तो आपको पता ही होगा कि बहुत से मेथड्स होते हैं, जैसे कि 4 ऑप्शन यहीं पे दे रखे हैं आपके। तो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग जो होती है, परिचालन लेखांकन जो होता है वो हॉस्पिटल में यूज होता है। जहां पर भी सेवा देने की बात आएगी, जब भी बात की जाए कि सर्विस को प्रोवाइड कराई जा रही है, जैसे कि हॉस्पिटल्स की बात ये हो गई। इसके अलावा जो फिर बस वगैरह होती है, वो उसमें जा रहे हैं तो पर किलोमीटर कितना चार्जेस आ रहे हैं ट्रैवलिंग के, सबके पर पैसेंजर जो निकाले जाते हैं वो सब भी आपके ऑपरेटिंग कॉस्टिंग परिचालन लागत में ही आते हैं। तो यहाँ पर एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यूनिट कॉस्टिंग हम तब करते हैं अप्लाई जब एक ही जैसी बहुत सी बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन का काम होता है, वहां पर यूज होती है। जॉब कॉस्टिंग होती है जब स्पेशल ऑर्डर देके कोई काम कराया जा रहा होता है, जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल शादी के कार्ड होता है उसमें। बैच कॉस्टिंग जब एक समूह की लागत होती है, एक अलग अलग तरह के समूहों में प्रोडक्ट जो होते हैं बनाए जा रहे होते हैं, तो समूह आपकी कॉस्टिंग वो हो जाती है। तो यहाँ पर एक आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। और जब भी सर्विस देने की बात आएगी तो सिंपल सा है कि वहां पर आपकी ऑपरेटिंग कॉस्टिंग को ही आपका आंसर बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर वर्मा होल्डिंग 1000 इक्विटी शेयर्स of ₹10 each issued at a discount of 10% could not pay final call of ₹3.50। यानी कि उन्होंने मिस्टर जो वर्मा है 1000 इक्विटी शेयर्स रखते हैं, क्योंकि एक शेयर जो है वो 10 रुपए का है और उनको डिस्काउंट 10% के डिस्काउंट पर इन शेयर्स को क्या किया गया, इशू किया गया। लेकिन फाइनल कॉल जो 3.5 रुपए की थी, 3.50 की थी, वो उसको भुगतान नहीं कर पाए, उसको नहीं दे पाए, नहीं पे कर पाए। एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड, तो उनके अंश थे उनका हरण कर लिया गया है। इन द बुक्स ऑफ द कंपनी शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट विल बी पेटेड बाय। तो कंपनी की बुक्स में जो शेयर फॉरफिचर अकाउंट बनाया जा रहा है उसके क्रेडिट में कितना अमाउंट दिखाया जाएगा, कितना अमाउंट आएगा। तो यहाँ पर सिंपल सा पूछने का मतलब ये कि जो इंटरेस्ट आप करेंगे तो फॉरफिटेड अकाउंट जो होगा उसमें कितना अमाउंट को क्रेडिट करेंगे आप, यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। 2000 का, 5500 का, 3500 का, 2500 का। तो यहाँ पर पहली बात तो है कि आप सारी इसमें एंट्री करिए पूरा लंबा चौड़ा, तो कोई मतलब नहीं है ये सब करने का। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जो फॉरफिचर अकाउंट होता है उसमें कौन सा अमाउंट दिखाया जाता है। जितना अमाउंट जो होता है शेयर्स पर रिसीव हो चुका है वही अमाउंट हम फॉरफिचर अकाउंट में दिखाते हैं। तो यहाँ पर कितना अमाउंट रिसीव हो गया है पहले तो, अच्छा इसमें जो सबसे बड़ी ट्रिक है वो यही है इस क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए कि 10 रुपए का एक शेयर था और 10% का डिस्काउंट था। तो 10 रुपए का शेयर है, अगर इस पर 10% का डिस्काउंट है तो 10 का 10% निकाल लीजिए, एक आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, एक आ जाएगा। तो 10 रुपए का एक शेयर जो था कितने पर दिया गया, तो ये शेयर जो है वो 10 रुपए का कितने का दिया गया है, -1 कर दीजिए 9 रुपए का, यानी कि जो शेयर इशू किया गया था 9 रुपए का दिया गया था। अब कह रहे हैं उसमें से 3.50 रुपए जो है वो नहीं वसूल हुए, तो इसको लेस कर दीजिए तो हमें पता चल जाएगा कि कितने मिल गए हैं, कितने मिले हैं
तो यहाँ पर इसको लेस करने पर आ जाएंगे 5 रुपए 50 पैसे, यानी कि 5.5 रुपए 5.50 रुपए जो है वो वसूल हो चुके हैं, मिल गए हैं, लेकिन 3.5 रुपए नहीं मिले हैं। तो जब हम एंट्री करेंगे तो हम 1000 के जो इक्विटी शेयर्स हैं वो 5,500 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही फॉरफीचर अकाउंट में आके अमाउंट दिखाया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा जितना रिसीव हो गया होता है। तो यहाँ पर आपको पूरी एंट्री करने की इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा फॉर्मूला ये याद रखिए कि फॉरफीचर अकाउंट में क्रेडिट कौन सा अमाउंट होगा, जो अमाउंट रिसीव हो चुका है, जितना अंशों पर रिसीव हो चुका है उतना दिखाया जाएगा। कितना रिसीव हो गया है? 5,500 का। तो एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। बहुत ही सिंपल से बहुत इजी सा है, मेन बस आपको पता होना चाहिए कि कितना अमाउंट कहाँ पर दिखाया जाता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कैश ट्रांजेक्शन? इनमें से कौन सा एक गैर नगद लेन देन है? यानी कि ट्रांजेक्शन तो किया गया है लेकिन वहां पर कैश ट्रांसफर नहीं की गई है, ना आई है ना गई है। परचेजेस ऑफ बिल्डिंग फॉर कैश, नकदी के लिए भवन की खरीद, इंटरिम डिविडेंड पेड, अंतिम लाभांश का भुगतान, इशू ऑफ बोनस शेयर्स आउट ऑफ रिजर्व, आरक्षित ने से बोनस अंश जारी करना, प्रोसीड्स फ्रॉम सैलरी ऑफ, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी, मशीन की बिक्री से है। तो कौन सा एक जो है वो आपका गैर नगद लेन देन, यानी कि 3 ऐसे ट्रांजेक्शन होंगे जो कैश के बदले में किए गए होंगे और कोई एक ट्रांजेक्शन है जो कैश के बदले में नहीं किया गया। देखते हैं कि वो कौन सा है। तो यहाँ पर जो पहला कह रहा है कि बिल्डिंग इन्होंने परचेज करी है कैश के बदले में, तो सही है, ये आपका ट्रांजेक्शन हो जाएगा, कैश ट्रांजेक्शन है। इंटरिम डिविडेंड पे किया है तो भी कैश ट्रांजेक्शन है। बोनस शेयर्स इशू किए हैं इन्होंने रिजर्व में से, तो बोनस शेयर्स पैसे भी आपके क्या होते हैं, जो रिजर्व बनाए गए होते हैं उनका ही एक तरह से नियोजन होता है। तो यहाँ पर जो बोनस शेयर्स इशू करे हैं वो कैश के बदले में इशू नहीं किए जाते, तो यही हमारा नॉन कैश ट्रांजेक्शन हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और यहाँ पर तो सीधे मशीन उन्होंने सेल करी है तो सेल करने से इनको तो कैश मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि क्रेडिट वाली कोई बात कह नहीं रहा है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्विटी शेयर होल्डर्स आर, समता अंशधारी होते हैं, कस्टमर्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के ग्राहक, ओनर्स, स्वामी, क्रेडिटर्स, लेनदार, नन ऑफ द अबव, इसमें से कोई नहीं। बहुत ही अच्छा और सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के क्या होते हैं। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करिएगा। मैं कई बार आप लोग को बता चुकी हूँ कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के क्या कहलाते हैं। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, when equity shareholders funds exceeds the total of debenture and preference shares capital, the capital structure is referred to as। जब समता अंशधारियों के कोष, ऋणपत्र और प्राधिकार अंश पूंजी के योग से अधिक हो जाते हैं तो पूरी संरचना कही जाती है। हाई गियर्ड, उच्च दंतीकृत, लो गियर्ड, निम्न दंतीकृत, इवनली गियर्ड, समान दंतीकृत, नन ऑफ द अबव, उसमें से कोई नहीं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो समता अंशधारी होते हैं उनके जो फंड्स होते हैं वो फंड्स जो होंगे वो डिबेंचर और जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होती है उसके योग से अधिक हो जाते हैं। यानी एक तरफ शेयर होल्डर्स फंड हो गया और दूसरी तरफ क्या रहा है कि डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर्स जो हैं उनका टोटल कर लीजिए, और वहां पर टोटल जो है वो समता अंशधारियों का ज्यादा है, मतलब जो है ये चीज जो है आपकी ज्यादा है जो शेयर होल्डर्स के पास फंड है। तो वहां पर ऐसी पूंजी संरचना क्या कही जाती है, तो यहाँ पर उसे या इस तरह की पूंजी संरचना को क्या कहा जाता है, लो गियर्ड कहा जाता है, निम्न दंतीकृत कहा जाता है। जब एक संस्था जो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है वहां पर अगर शेयर होल्डर्स इक्विटी शेयर्स जो है वो ज्यादा है, उसकी स्थिर पूंजी कौन सी होती है, फिक्स्ड कैपिटल जो कही जाती है, तो फिक्स बोरोइंग कैपिटल जो कही जाती है। ऋण पत्र जो होते हैं उन पर एक निश्चित दर से एक सर्टेन परसेंटेज में आपको इंटरेस्ट देना होता है। इसी तरह प्राधिकारांशों की भी कितनी डिविडेंड दिया जाएगा ऑलरेडी पहले से इनके साथ मेंशन रहता है। इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होते हैं उनका डिविडेंड पहले से नहीं क्लियर होता है, जैसा प्रॉफिट होता है उसी के अकॉर्डिंग उनका डिविडेंड जो होता है वो घोषित किया जाता है साधारण सभा में, एनुअल मीटिंग्स में। तो यहाँ पर जब समता अंशधारियों के कोष जो होते हैं वो ज्यादा हो जाते हैं, यानी कि इक्विटी शेयर्स जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की कैपिटल स्ट्रक्चर में पूंजी संरचना में ज्यादा हो गई है, तो ऐसी स्थिति जो होती है वो लो गियर्ड यानी कि निम्न दंतीकृत कहलाती है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और इसी की जस्ट अपोजिट अगर सिचुएशन होती तो ऋणपत्र और प्राधिकार जो है वो यानी कि डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर जो है वो ज्यादा है इक्विटी शेयर्स के फंड से, तो वहां पर हाई गियर्ड होगा। तो ध्यान में रखिएगा, बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिटर्न शेयर होल्डर्स गेट इन द फॉर्म ऑफ ईच इन पब्लिक लिमिटेड कंपनीज इज टर्म्ड एज। पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में नकदी के रूप में शेयरधारकों को वापसी प्राप्त होना कहलाता है। प्रॉफिट, डिविडेंड, इंटरेस्ट, अर्निंग पर शेयर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती हैं उन कंपनियों में कैश के रूप में जो शेयरधारकों को वसूल होता है या मिलता है वो क्या है। बहुत ही सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन है, लैंग्वेज थोड़ी सी टफ दे दी है।
जो कंपनीज में जो भी कैश में शेयर होल्डर्स जो होते हैं उनको दिया जाता है उसको सिंपल सी बात है क्या कहते हैं, डिविडेंड कहते हैं, लाभांश कहते हैं। डायरेक्ट प्रॉफिट नहीं दिया जाता, प्रॉफिट का एक हिस्सा दिया जाता है, कैसे, लाभांश के रूप में दिया जाता है। इंटरेस्ट तो जो है जो लोन्स लेते हैं या फिर जिनके पास डिवेंचर्स होते हैं उनको दिया जाता है। अर्निंग पर शेयर ईपीएस जो है वो एक अलग चीज है, उसे निकाला जाता है। यहाँ पर जो दिया जाता है शेयर होल्डर्स को वो आपकी हो जाता है डिविडेंड। एक तरह से हो जाएगा ऑप्शन बी। तो इस तरह के भी इतने सिंपल से इजी से क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन है, आप नहीं समझ पाए क्वेश्चन की लैंग्वेज को, तो वहां पर आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि आप समझें, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करें जिससे कि क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ पाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी टू जनरेट प्रॉफिट इज, लाभ कमाने के लिए की जाने वाली कोई भी आर्थिक क्रिया है, बिजनेस, ट्रेड, कॉमर्स, प्रोफेशन। अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल स्टार्टिंग जो है कॉमर्स की उसी से लिया गया है कि कोई भी लाभ कमाने वाली क्रिया। तो आपने सबसे पहले ये चीज समझी थी कि एक बिजनेस जो होता है, या एक तरह से नॉर्मली हम देखें कि जितनी भी एक ह्यूमन एक्टिविटीज होती हैं दो तरह की रहती है। एक तो जो लाभ कमाने की या फिर जो है कुछ अर्निंग के पर्पज से की जाती है, एक जो होती है वो कोई लाभ कमाना या कुछ करना काम आपका मकसद नहीं होता है। कभी कभी सर्विस के पर्पज से भी या लाइफ में ऐसे भी बहुत सी चीजें होती हैं जो हमारी हॉबीज होती है इसलिए हम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर वो सारे काम जो लाभ कमाने के लिए, धन कमाने के उद्देश्य से करे जा रहे हैं, मनी अर्न करना आपका पर्पज होता है, वो सब क्या कहलाती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहलाती है, आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। तो अब उसे हम क्या कहते हैं, वो आपकी क्या कहलाएंगी, वो हो जाती है हमारी व्यवसाय, बिजनेस। यानी कि लाभ के पर्पज से प्रॉफिट अर्न करने के लिए, जनरेट करने के लिए जो भी काम आप कर रहे हैं, आर्थिक क्रियाएं कर रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रहे हैं, वो सब बिजनेस कहलाती है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और जो आपकी ये ट्रेड है, कॉमर्स है, प्रोफेशन, ये सब जो है एक तरह के बिजनेस का ही एक हिस्सा होते हैं, इसी के अंतर्गत ही आपके आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंबाइंड लिवरेज मेजर द इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन कंट्रीब्यूशन ऑन डैश। संयुक्त प्रभावन क्षमता डैश पर योगदान में परिवर्तन के प्रभाव का मापन करती है। इक्विटी कैपिटल का, डेब्ट कैपिटल का, कैपिटल स्ट्रक्चर का, ईपीएस का। यहाँ पे क्या कह रहा है, जो कंबाइंड लिवरेज निकाला जाता है, तो इसको मैं कई बार आप लोग को बता चुकी हूँ, तीन तरह के होते हैं। ऑपरेटिंग लिवरेज होता है, फाइनेंशियल लिवरेज होता है और कंबाइंड होता है। जब ऑपरेटिंग लिवरेज को, जो ऑपरेटिंग लिवरेज है उसको अगर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए जो फाइनेंशियल लिवरेज होता है इससे, तो हमारा निकल के कंबाइंड लिवरेज आ जाता है। तो ये कंबाइंड लिवरेज जो होता है वो क्या बताता है, या उसका क्या प्रभाव होता है, या जो परिवर्तन हो रहे हैं उसमें उसका क्या योगदान होता है। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, जो ईपीएस होता है, अर्निंग पर शेयर होता है, उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं, किस कहाँ से हैं, उसको बताता है, उसका आकलन करने का काम जो होता है वो ये आपका कंबाइंड लिवरेज करता है। तो इसको अगर इसकी डिग्री भी निकाली जाती है और एक आपका वैसे भी निकाला जाता है। अगर डायरेक्टली निकाला जा रहा है तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। अगर डिग्री निकालने को कहता है, कंबाइंड लिवरेज की डिग्री अगर आती है निकालने को, मात्रा, तो उसका फॉर्मूला जो हो जाता है परसेंट चेंज इन ईपीएस। इससे एग्जाम में क्वेश्चन भी बन सकता है न्यूमेरिकल आपका, तो सिर्फ आपको परसेंटेज दे दी होगी, फॉर्मूले में रख के सॉल्व कर लेना है। परसेंट चेंज इन ईपीएस अपॉन हो जाएगा परसेंट चेंज इन सेल। बहुत ही सिंपल सा और इजी सा है, ज्यादा कुछ इसमें आपको याद नहीं करना है। ईपीएस क्या हो जाएगा, ईपीएस की फुल फॉर्म हो जाती है अर्निंग पर शेयर। वो क्वेश्चन में आपकी गिवन होगी या तो फिर आपको निकालनी पड़ेगी। ऐसे इतना डिफिकल्ट लेवल का नहीं जाएगा कि उसमें निकालना पड़े। सीधे सीधे आपसे अगर पूछेगा न्यूमेरिकल एग्जाम में तो इतना ही डायरेक्ट पूछेगा कि डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज क्या है, तो वहां पर आपकी चीजें दे रखी होंगी, आपको बस फॉर्मूला में करके सॉल्व कर देना। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which leverage explains the relationship between contribution and earning before interest and tax। अंशदान तथा ब्याज और कर से पूर्व अर्जनों के मध्य संबंध किस उत्तोलन से स्पष्ट होता है। फाइनेंशियल लिवरेज, वित्तीय उत्तोलन, ऑपरेटिंग लिवरेज, परिचालन उत्तोलन, कंपोजिट लिवरेज, मिश्रित उत्तोलन, नन ऑफ द अबव, किसमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो अंशदान तथा ब्याज और कर से पूर्व अर्जनों के मध्य, यहाँ पर आपको एक समझ लीजिए फॉर्मूला ही उन्होंने दे दिया है, थोड़ा सा उसको बस भाषा जो लैंग्वेज है वो ऐसे लिख दी है। अगर एग्जैक्ट फार्मूला होता तो आप आसानी से पहचान जाते कि इनमें तीनों में से किसका फॉर्मूला है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपको क्या सॉल्व करना है, यहाँ पर एक फॉर्मूला ही दे रखा है, क्या है वो फॉर्मूला, बस आपको वो समझना है। अंशदान मतलब कि हो जाएगा कंट्रीब्यूशन, शॉर्ट में लिखें अगर सी, तथा ब्याज और कर से पूर्व अर्जनों के मध्य, ब्याज और कर से पूर्व यानी कि क्या हो जाएगा, ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस।
अब आपको यही बताना है कि किसका फॉर्मूला। देखिए कितना सिंपल सी चीज होती है, डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिख दिया होता तो आप आसानी से जान जाते कि किसका फॉर्मूला है, लेकिन उन्होंने सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए आपको इस तरह से लिख करके दे दिया है। तो किसका फॉर्मूला है, ये ऑपरेटिंग लीवरेज का, परिचालन उत्तोलन का फॉर्मूला है। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिपेयर्ड ऑन द गाइडलाइंस ऑफ AS3। जो अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड 3 है, इसकी गाइडलाइंस में क्या चीज तैयार की जाती है, बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी, कंपनी का चिट्ठा, फंड फ्लो स्टेटमेंट, निधि प्रवाह विवरण, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नगद प्रवाह विवरण, या फिर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, समेकित वित्तीय विवरण। तो कई बार ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुकी हूँ। क्या तैयार किया जाता है अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड 3 में, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नगद प्रवाह विवरण, या फिर रोकड़ प्रवाह विवरण। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज नॉट करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा लेखांकन समीकरण सही नहीं है। तो यहाँ पर 4 आपकी इक्वेशन दे रखी है, आपको बताना है कौन सी गलत है। एक है तो 3 सही होंगी, कोई एक गलत होगी। एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, करेक्ट है, ये बिल्कुल सही है। कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटी, जब एसेट में से हम लायबिलिटीज को लेस कर देते हैं तो कैपिटल निकल आती है, ये भी आपकी करेक्ट हो जाएगी। लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट माइनस कैपिटल, ये भी सही है। लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट प्लस कैपिटल, यही वाला गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि लायबिलिटीज और कैपिटल आपकी एक साइड होती है जो बैलेंस शीट हम बनाते हैं, और एसेट्स जो होती हैं वो दूसरे साइड होती हैं, तो इसलिए यहाँ पर ये वाला गलत हो जाएगा। आपसे यही पूछा था कि कौन सा लेखांकन समीकरण जो है वो सही नहीं है, तो ये जो ऑप्शन डी है वो ही सही नहीं है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड एंड एग्जामाइंड। तलपट बनाकर जांच की जाती है, यानी कि जो ट्रायल बैलेंस हम तैयार करते हैं उस क्या जांचने के लिए, क्या एग्जामाइन करने के लिए बनाते हैं। लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द बिजनेस, व्यापार की तरलता की स्थिति। फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ द बिजनेस, व्यापार का वित्तीय परिणाम। अमाउंट ऑफ परचेजेस एंड सेल्स इन द बिजनेस, व्यापार में क्रय विक्रय की राशि। मैथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंटिंग एंट्रीज, लेखांकन प्रविष्टियों की गणितीय शुद्धता। तो आपको कई बार पहले भी मैं बता चुकी हूँ, जो ट्रायल बैलेंस होता है वो मेनली हम लोग ये चेक करते हैं कि कितनी एक्यूरेसी है, जो अर्थमेटिक यानी कि मैथ की या जो कैलकुलेशन है वो कितनी करेक्टली करी गई है, वो चीज मेनली चेक की जाती है इसमें। तो क्या हो जाएगा, मैथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंटिंग एंट्रीज, लेखांकन प्रविष्टियों की गणितीय शुद्धता। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब जैसे कि आप देख रहे होंगे कि 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कहीं ना कहीं सारे ऑप्शन आपको करेक्ट ही लग रहे होंगे। ज्यादा कंफ्यूजन जो होगी आपकी हो जाएगी बी में या डी में। तो वहां पर सिंपल सा आपको याद रखना है कि अंगणितीय शुद्धता की गणितीय शुद्धता हो या फिर मैथमेटिकल एक्यूरेसी हो, वही आंसर आपका रहेगा। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following formula is correct to calculate provision on debtors to be transferred to profit and loss account। अब हानि खाते में हस्तांतरित किए जाने वाले देनदारों पर प्रावधान की गणना है, तो निम्न में से कौन सा सूत्र सही है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम ट्रांसफर करते हैं क्या, प्रोविजन फॉर जो डेटर्स होता है, यानी कि जो प्रोविजन ऑन डेटर्स होता है उसे हम जो ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो वो किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, उसका फॉर्मूला आपसे पूछा। बैड डेट प्लस न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन। अशुद्ध ऋण में नया प्रावधान जो है उसको ऐड कर दीजिए, उसमें से पुराने प्रावधान को घटा दीजिए। प्रोविजन ऑन डेटर्स प्लस न्यू प्रोविजन प्लस बैड डेट माइनस फर्दर बैड डेट। बैड डेट प्लस न्यू बैड डेट प्लस न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन। न्यू प्रोविजन ऑन डेटर्स प्लस ओल्ड प्रोविजन मेड फॉर बैड डेट। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो कौन सा फॉर्मूला इसमें करेक्ट रहेगा, सी पॉइंट में बैड डेट जो है उसमें जो नए आपके जुड़ रहे हैं उनको ऐड कर दीजिए, और जो नया प्रोविजन है उसको ऐड कर दीजिए। उसमें से जो पुराने बैड डेट होते हैं उसको हम लेस कर देते, उसमें से जो पुराना प्रावधान होता है उसको हम लेस कर देते हैं। तो हम उसके बाद जो निकल करके अमाउंट आता है उसे ही हम ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन इन एडजस्टमेंट्स देन इट विल बी शोन। यदि अंतिम रहतिया समायोजनों में दिया गया है तो इसे दिखाया जाएगा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, बनते हैं कि अगर अंतिम रहतिया जो है, जो क्लोजिंग स्टॉक है, कहाँ दिखाया जा रहा है, एडजस्टमेंट एंट्रीज में दिखाया जा रहा है, तो उसका आगे जो है किस तरह से ट्रीट किया जाता है, उसे ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट में दिखाते हैं, बोथ ऑफ द अबव दोनों में दिखाते हैं, इनमें से कोई नहीं, किसी में नहीं दिखाते। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, ऐसे सिचुएशन में दोनों में ही दिखाया जा सकता है। ट्रेडिंग अकाउंट में भी हम दिखाते हैं जो क्लोजिंग स्टॉक होता है, ट्रेडिंग अकाउंट जो हम बना रहे होते हैं तो वहां पर भी हम दिखाते हैं, और साथ में एसेट साइड जो होती है बैलेंस शीट की, वहां पर भी हम क्लोजिंग स्टॉक को शो करते हैं। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
और एक कंडीशन यहाँ पर और भी ध्यान में रखिएगा कि अगर यहाँ पर एडजस्टमेंट एंट्रीज में ना होकर के जो क्लोजिंग स्टॉक है वो सिर्फ प्योर ट्रायल बैलेंस आप बनाते हैं, तलपट जो तैयार करते हैं उसमें दिखाया गया है, तो उसे सीधे हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट या फिर ट्रेड अकाउंट कहीं भी नहीं दिखाएंगे, उसे सीधे हम कहाँ दिखाएंगे, तो बैलेंस शीट बनाएंगे उसके एसेट साइड में ही सिर्फ दिखाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, एडजस्टमेंट वाले में पूछ रहा है कि ट्रायल बैलेंस में कहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक दिखा रहा है, अगर एडजस्टमेंट में है तो दोनों में दिखाया जाएगा, अगर ट्रायल बैलेंस में दिखाया गया तो उसे सिर्फ हम बैलेंस शीट में लेकर के जाएंगे। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाइफ ऑफ द ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इज अफेक्टेड बाई, एक संयुक्त पूंजी कंपनी के जीवन पर प्रभाव पड़ता है। ऑन द डेथ ऑफ ए मेंबर, सदस्य की मृत्यु होने पर। ऑन द डेथ ऑफ ए डायरेक्टर, निदेशक की मृत्यु होने पर। ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स ऑफ मेंबर्स, सदस्यों के अंश हस्तांतरण पर। नन ऑफ द अबव, उसमें से कोई नहीं। तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है उसकी लाइफ जो होगी वो कैसे इफेक्ट होगी, तो आपने पढ़ा है कि जो स्टॉक कंपनी, जो ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज होती हैं वो एक आर्टिफिशियल बॉडी मानी जाती हैं, उनका अपने कुछ विशेषताएं, फीचर्स होते हैं जिसमें कि उनका अपना एक अवच्छिन्न उत्तराधिकार होता है, एक अपना अलग जो है पृथक अस्तित्व होता है, इनिशिएटिव कॉन्सेप्ट जिस पर जो है बेस्ड है पूरा। तो यहाँ पर किसका आने का या किसकी मृत्यु का उस पर इफेक्ट पड़ेगा, तो किसी का नहीं पड़ेगा। मेंबर की डेथ होती है तो भी उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, डायरेक्टर की डेथ होती है तो भी नहीं, या फिर वो जो मेंबर है वो अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर देगा तो भी नहीं। तो क्योंकि उसका अपना एक अलग वैधानिक अस्तित्व होता है, अपना एक इनिशिएटिव उसकी होती है, इसलिए कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो एक आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव, उसमें से कोई नहीं। कई बार आंसर जो होता है नन ऑफ द अबव भी होता है, लेकिन कई बार आंसर जो होता है नन ऑफ द अबव भी होता है, लेकिन एक मेंटालिटी हम लोग की होती नहीं, इसमें से कोई आंसर होगा तो हम लोग जबरदस्ती लगा देते हैं। तो इस चीज का ध्यान में रखिएगा, जरूरी नहीं है कि जो ऑप्शन दे रखे हों तीन ऊपर के वही सही हो, कभी कभी नन ऑफ द अबव भी आंसर होता है। तो एक आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेयर्स ऑफ ए प्राइवेट कंपनी कैन बी सोल्ड थ्रू, एक निजी कंपनी के अंशों की बिक्री निश्चित माध्यम से हो सकती है। प्राइवेट सर्कुलेशन, निजी प्रचलन, स्टॉक एक्सचेंज, स्कंद पड़ी। प्राइवेट सर्कुलेशन एंड एक्सचेंज, निजी प्रचलन एवं स्कंद पड़ी। नन ऑफ द अबव, उसमें से कोई नहीं। तो जो प्राइवेट कंपनी होती है उसके शेयर्स जो होते हैं वो किस तरह से सेल किए जाते हैं, क्वेश्चन में ये पूछा है, तो उसे प्राइवेट सर्कुलेशन, निजी प्रचलन से ही सेल किया जाता है। उन्हें मेन उसकी एक जो प्राइवेट कंपनी है उसका एक फीचर ही ये होता है कि वो जनता को आमंत्रित नहीं करती, जनता को, जो आम जनता है, पब्लिक है, उसको इनवाइट नहीं करती है अपने शेयर्स को परचेस करने के लिए, क्योंकि उसको जो शेयर्स होते हैं वो प्राइवेट जो सर्कुलेशन है, निजी प्रचलन, उसके माध्यम से, उसके मीडियम से ही सेल किए जाते हैं। अगर वो जनता को आमंत्रित कर लेगी तो उसमें जो पब्लिक कंपनी होती है उसके फीचर्स आ जाएंगे, इसलिए वो जनता को आमंत्रित नहीं करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोटिंग इन ए कंपनी मीटिंग कैन बी थ्रू, एक कंपनी की सभा में मतदान निम्न प्रकार से हो सकता है। बैलेट, मतपत्रों से। रेजिंग हैंड, हाथ उठाकर। रेजिंग वॉइस, आवाज द्वारा। ऑल द अबव। तो एक कंपनी है उसमें कोई जो सभा मीटिंग हो रही है वहां पर वोटिंग होनी है, तो कितने टाइप से वोटिंग हो सकती है, तो तीनों ही मेथड होते हैं। बैलेट पेपर से भी होती है, हाथ उठाकर भी होती है कि जितने हाथ उठाए गए हैं उसके फेवर में, अगेंस्ट में उनकी काउंटिंग कर ली जाती है, उससे पता चल जाता है कि कितने लोग फेवर में, कितने लोग अगेंस्ट हैं। और वॉइस, आवाज के द्वारा में ये होता है कि उसके फेवर में कितनी ज्यादा आवाज है और कितनी जो है उसके अगेंस्ट में है, उसके बेसिस पे होता है। तो कभी कभी डिपेंड कर जाता है कि जिस पर भी जो भी मेन उसका टॉपिक है, सब्जेक्ट है, जिस पर की जो है लिया जा रहा है इस तरह का मतदान, वोटिंग कराई जा रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है तो वहाँ पर बैलेट पेपर का यूज करेंगे, या कोई नॉर्मल सा जनरल सा होता है तो वॉइस द्वारा भी किया जा सकता है। तो ये तीनों ही मेथड हो जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूल्स एंड रेगुलेशंस रिगार्डिंग इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ ए कंपनी आर गिवन इन, किसी भी कंपनी के आंतरिक प्रबंधन के संबंध में नियम एवं विनियमन दिए गए होते हैं। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन पार्षद अंतर नियम में, प्रॉस्पेक्टस प्रविवरण में, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पार्षद सीमा नियम में, स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रॉस्पेक्टस स्थानापन्न प्रविवरण में। क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी भी कंपनी के आंतरिक प्रबंधन, तो आपको बहुत अच्छे से मैं समझा चुकी हूँ जो ये प्रॉस्पेक्टस है या फिर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन या फिर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में। तो आंतरिक प्रबंधन की जब भी बात आएगी, इंटरनल मैनेजमेंट की बात आती है, तो उसके जो रूल्स और रेगुलेशन होते हैं वो कहाँ दे रखे होते हैं, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में, पार्षद अंतर नियम में। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्रेटरी कैन नॉट रिवील ट्रेड सीक्रेट्स व्हिच ही कम्स टू नो ड्यूरिंग हिज कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सचिव अपने नियुक्ति के क्रम में ज्ञात हुए व्यापारिक रहस्यों का प्रकटन नहीं कर सकता या उस पर डैश है।
स्टेटरी लायबिलिटी है, सामरिक दायित्व है, कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी है, संविदात्मक दायित्व है, लीगल लायबिलिटी विधिक दायित्व है, लायबिलिटीज अंडर एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट, अभिकरण संविदागत दायित्व है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि जो सचिव होता है उसको जब कहीं अपॉइंट किया गया है तो उस अपॉइंटिंग टाइमिंग में उसे बहुत से बिजनेस सीक्रेट्स पता चल जाते हैं, ट्रेड सीक्रेट्स पता चलते हैं उस कंपनी के, तो उसको प्रकट नहीं करेगा। ये उसका उसकी किस तरह की लायबिलिटी होती है, क्योंकि जिस तरह से उसको बहुत से राइट्स मिले हुए हैं इसी तरह उसके कुछ क्या होते हैं, लायबिलिटी भी होते हैं, उसके कुछ दायित्व भी होते हैं, कुछ अपनी ड्यूटीज भी होती हैं। तो यहाँ पर क्या दायित्व उसका बन रहा है, या इसका ये जो क्वेश्चन आपसे बता रहा है कि अपने जो कंपनी है उसके वो इम्पोर्टेंट जो मेन चीजें हैं, इम्पोर्टेंट कोई बात वो जानता है उसको नहीं बताएगा, ये किस तरह का उसका दायित्व है। तो ये हो जाता है आपका कॉन्ट्रैक्चुअल संविदात्मक दायित्व। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा कि उसका ये दायित्व बन जाता है कि कंपनी के साथ जो कंपनी के निदेशक होते हैं उनके प्रति वो जवाबदेह होता है, तो वहां पर उसका दायित्व बन जाता है कि कोई भी वो बात को सीक्रेट को बाहर आउट नहीं करेगा। एक आंसर है ऑप्शन बी। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज आपका प्रैक्टिस सेट 9 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट 10 स्टार्ट करेंगे। ऑलमोस्ट ये आपके कंप्लीट हो गए हैं। प्रैक्टिस सेट 10 जो है वो लास्ट है इसमें, तो इसकी 2 वीडियोस रहेंगी। उसके बाद इसका जो प्रीवियस ईयर का पेपर हुआ था उसको हम सॉल्व करेंगे, जो 2 बैच का पेपर है इसमें, उसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो बहुत अच्छे से हमारी पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है, ये सीरीज आपको बहुत अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अच्छी लगी है तो एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा और फ्रेंड्स वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।